दूसरी साल भी छोटा भाई जो है वो पास कर जाता है अपनी क्लास को, और बड़े भाई साहब ने भी हार्ड लेबर किया था लेकिन वो फेल हो जाते हैं। 5 साल बड़े रहते हैं उम्र में। लेकिन बड़े भाई के फेल होने से छोटे भाई के पास होने पर भी उसकी खुशी बेचारे की आधी रह गई, और छोटा भाई सोच रहा है कि मैं भी फेल हो गया होता तो अच्छा ही होता। तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन विधि का विधान कौन टाले। मैं फेल हो गया, मैं पास हो गया और बड़े भाई साहब फिर इस बार फेल हो गए। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया और मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। और छोटा भाई पास होता है इस बार तो वो सोचता है, एक कुटिल भावना उसके मन में आती है कि यदि 1 साल और फेल हो जाएं बड़े भाई साहब तो मैं उनके क्लास में चला जाऊंगा। तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा और तब वो मेरी फजीहत नहीं कर सकेंगे। जितना उन्होंने मुझे डांटा है तो फिर वो डांटने का राइट खो देंगे। नो डाउट वो डांटने का राइट खो देंगे। और 1 साल की ही तो बात है, अगर एक बार और फेल हो जाते वो तो मैं उनके बराबरी में आ जाता। लेकिन फिर भाई है, अपने मन से ये विचार बलपूर्वक निकाल देता है कि ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, कि जैसे भी हैं मेरे बड़े भाई हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और शायद उनके उपदेशों का ही नतीजा था कि मैं इस तरह से फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न होल्ड करते हुए मैं पास होते जा रहा हूँ। अगर वो ना डांटते तो शायद मैं भी पास नहीं हो पाता। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा। पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था वह भी बंद कर दिया। अब मुझे कन कौवे उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता रहता। राइटर यहाँ कह रहे हैं इस छोटे भाई के माध्यम से कि बड़े भाई अब डांटने का, मेरी शैतानियों पर डांटने का अवसर भी रहता था तो मुझे अब उन्होंने डांटना छोड़ दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं खेलने लगा। खेल कूद में मेरा ज़्यादा समय जाता था, पढ़ाई में नहीं करता था। खेल में मेरा ज़्यादा समय जाने लगा था। पतंग उड़ाता, कनकवे उड़ाता और नए नए शौक़ मुझे पैदा हो गए थे। और पढ़ाई तो मैंने जैसे बंद ही कर दिया था किताब। और मैं ये सोचने लगा था कि मेरी जो तकदीर है, मेरी जो किस्मत है,
वो इतनी ऊंची है कि मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो मैं पास होने से और फर्स्ट आने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं इतनी ऊंची मेरी तकदीर है और किस्मत है, मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नहीं भी पढ़ता हूँ तो कोई मुझे पास होने से नहीं रोक सकता। और मुझे अपनी तकदीर पर रक्स हो रहा है, मतलब घमंड हो रहा है छोटे भाई को अपनी तकदीर पर कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, फर्स्ट डिवीज़न होल्ड करना मेरा राइट है। मेरी तकदीर इतनी अच्छी है कि एनी हाउ एट एनी कंडीशन मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं फर्स्ट डिवीज़न होल्ड कर ही लूँगा। मंझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट आदि की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। नो डाउट छोटा भाई इसमें कह रहा है कि मैं ये नहीं होल्ड करना चाहता था, बड़े भाई साहब के सामने जताना ये नहीं चाहता था कि मैं अब उनकी रिस्पेक्ट, उनका सम्मान नहीं करता हूँ, और वास्तव में अब करता नहीं था छोटा भाई। लेकिन वो ये दिखाना भी नहीं चाहता था छोटा भाई कि मैंने उनका सम्मान कम हो गया है, ये चीज़ उनको नज़र न आए, इसलिए कुछ काम उनसे बच बचा के वो करता था छोटा भाई, ये लगे कि मैं अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट में कोई कमी मैं नहीं कर रहा हूँ। एक दिन संध्या का समय, होटल से दूर में एक कनकौवा लौटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था और आंखें आसमान की ओर थीं। मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग गए और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, मानो सब उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें, न ट्रामा, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई और शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इनका कुछ लिहाज नहीं। अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। इन लाइनों में राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटा भाई जो है पतंग लूटने के लिए दौड़ा जा रहा था, बेतहासा दौड़ा जा रहा था मार्केट में, और बड़े भाई साहब उधर से सामान लेके आ रहे थे और छोटा भाई अपने बड़े भाई से टकरा गया तो बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि अब तुम लोअर क्लास में नहीं हो, तुम अब हायर क्लास में चले गए हो और हमसे केवल एक क्लास नीचे हो, मुझसे केवल एक दर्जा मीन्स क्लास नीचे हो। अब तुम नीची जमात में नहीं, लोअर क्लास में नहीं, बल्कि 8वीं जमात में क्लास 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, और तुम्हारी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि समाज में तुम रिस्पेक्ट की नज़र से देखे जा सको। तुम्हें अगर कोई देखे भी तो ये लगे कि हाँ, क्लास 8 स्टैंडर्ड का लड़का जा रहा है, इस नज़र से तुम्हें कोई देखे। तुम मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, और 8 स्टैंडर्ड में हो तो तुम्हें अपनी
पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। तो छोटे बच्चों का काम है दौड़ करके पतंग गिर गई और उसको लूटने के लिए दौड़ पड़ना। अब क्लास 8 के स्टूडेंट को ये अच्छा नहीं लगता कि वो छोटे बच्चों की तरह जाए और पतंग लूटे और उड़ाए। ये बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाने की चेष्टा करते हैं। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज के अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। और ये उस समय ये राइटिंग वर्क किया है प्रेमचंद जी ने इस जिस समय लोग कम पढ़े लिखे होते थे, उतना एजुकेशन सिस्टम नहीं था कि सभी लोगों को एजुकेशन प्रॉपर मिल पाए। देश भी गुलाम था अपना, एजुकेशन सबको नहीं मिल पाता था। बहुत कम ऐसी संख्या थी कि लोगों को एजुकेशन मिलता था। ये उस समय की बातें हैं। और एक ज़माना था, अपने ज़माने को, अपने एरा को याद करते हुए बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि क्लास 8 करके लोग नायब तहसीलदार हो जाते थे, मतलब मजिस्ट्रेट, जूनियर मजिस्ट्रेट हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों, मतलब हाई स्कूल पास होने वालों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, मजिस्ट्रेट हैं और सुपरिटेंडेंट हैं। मैं कितने ही हाई स्कूल ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास पास लोगों को जानता हूँ। 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं और क्लास 8 पढ़े हुए लोग पेपर निकाल रहे हैं, मैगजीन में अपने समाचार को पब्लिश करते हैं। क्लास 8 स्टैंडर्ड में पढ़े हुए लोग हैं, वो इतना आगे हैं कि न्यूज़पेपर निकालते हैं और न्यूज़पेपर में मतलब आर्टिकल लिखते हैं और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, और तुम 8वीं क्लास में आकर बाजारी लौंडों के साथ, मतलब बाजार के लड़कों के साथ तुम दौड़ रहे हो, एक पतंग लेने के लिए दौड़े जा रहे हो। तुम्हारी अक्ल पर मुझे दुख हो रहा है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम्हारे बिहेवियर से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तुम ज़हीन हो, ज़हीन उर्दू का वर्ड है, मतलब तुम तेज हो पढ़ने में, इसमें कोई शक नहीं। विद्वान हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। लेकिन ऐसा तेज होना किस काम का जो सेल्फ रिस्पेक्ट का ही मर्डर कर दे। आत्मगौरव मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट का ही मर्डर हो जाए। ऐसा तेज होना से तो अच्छा है कि तेज न हो आदमी, पढ़ाई लिखाई वाला न हो। तुम अपने दिल में समझते हो कि मैं बड़े भाई साहब को महज एक दर्जा नीचे हूँ। अब मुझे इनको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। क्लास में भले तुम मेरे बराबर आते जा रहे हो, लेकिन उम्र में मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, इसलिए मेरी बातें तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, ऐसा बड़े भाई साहब कह रहे हैं। चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और यही हाल रहा तो कल को तुम मेरे क्लास में आ जाओगे, मेरे से बैठोगे, लेकिन मेरे साथ बैठोगे और पढ़ाई करोगे। लेकिन मैं तो तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और कुछ भी गलती मैं देखूँगा तो मैं बोलूँगा ही। परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। और ये ऐसे टीचर हैं आजकल के कि तुम्हें पास किए जा रहे हैं, तुम्हें टॉप पोजीशन पे रख रहे हैं। ये टीचर्स की गलती है कि उन्हें फ़र्क नहीं है
कि जो इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे फेल कर रहे हैं और तुम कम मेहनत पर तुम्हें पास किया जा रहा है। ये स्कूल की गलती है, ये टीचर्स की गलती है, अकॉर्डिंग टू द बड़े भाई साहब। परीक्षकों का यही हाल है, मतलब टीचरों का यही हाल है, तो निस्संदेह तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, मतलब तुम मेरे बराबर हो जाओगे, क्योंकि टीचर ही ऐसे हैं। शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, और हो सकता है यही रहा तो तुम मुझसे भी आगे निकल जाओ और मैं उसी क्लास में रह जाऊं। लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है, और मेरे और तुम्हारे बीच में 5 ईयर का डिफरेंस है। और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है 5 साल बड़े होने का, तुम अभी छोटे हो, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA और DPhil और डिलीट ही क्यों ना हो जाए, चाहे तुम मास्टर ऑफ आर्ट्स हो जाओ, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हो जाओ, और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। दुनिया को खुली आँखों से देखने से दुनियादारी आती है। दुनिया के बीच रहने से दुनियादारी आती है। चंद किताबें पढ़ने से दुनियादारी नहीं आती है। और मेरी उम्र का तकाजा है कि मैं दुनियादारी इतनी जान रहा हूँ। हमारी अम्मा से कोई दर्जा नहीं पास किया, दादा भी 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन चाहें सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा हमें समझाने सुधारने का हमेशा अधिकार बना रहेगा। और यहाँ बड़े भाई साहब अपने मदर फादर के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में कह रहे हैं कि अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, और पिता और दादा 5वीं और 6वीं क्लास से आगे नहीं गए। लेकिन दुनियादारी की इतनी अक्ल है कि दुनियादारी की इतनी अक्ल है कि तुम और हम चाहें जितना पढ़ लें, अम्मा दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहें उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। भगवान न करें अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे कि तुम क्या करोगे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे अगर मैं बीमार हो जाता हूं तो। दादा को तार देने के सिवा कुछ नहीं सूझेगा। दादा को चिट्ठी लिखने और तार देने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो किसी को भी चिट्ठी पत्री तार नहीं देंगे, न घबराएंगे, न बदहवास होंगे। पहले खुद मरज जानकर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, पहले खुद ही ट्रीटमेंट करेंगे, और उसमें अगर सफल नहीं हो पाए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। और हमें और तुम्हारे में तो इतनी भी अक्ल नहीं है कि महीने का खर्चा, 1 मंथ का जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 1 मंथ कैसे चले, हम लोग तो इतना भी नहीं जानते हैं। जो कुछ दादा भेजते हैं वो हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और जो भी दादा भेजते हैं, मतलब पिताजी जो भी भेजते हैं, वो महीने की 20-22 2022 तक मंथली ख़त्म हो जाता है। और फिर हम पैसे के मुहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं तो उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया।
और आज हम और तुम जितना खर्चा कर रहे हैं पैसा, उसके आधे में पिताजी ने इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी बिताई। उससे आधे पैसे में जितना आज हम और तुम खर्चा कर रहे हैं, उससे आधे पैसे में पिताजी ने अपनी ज़िंदगी को निभाया और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेड मास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। अपने हेड मास्टर मतलब प्रिंसिपल को देखो, प्रिंसिपल साहब को देखो कि मास्टर ऑफ आर्ट्स हैं, और यहाँ के एमए नहीं। यहाँ पर उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री नहीं ली है अपनी कंट्री से, अपने इंडिया से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री नहीं ली है, बल्कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेके आए हैं। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? 1000 उनकी सैलरी है। ये उस समय की बात है जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल था। तब प्रेमचंद जी ने ये चीज़ें लिखी हैं जो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ के एमए नहीं हैं, ऑक्सफोर्ड के एमए हैं, और 1000 उनकी सैलरी है, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? बूढ़ी माँ करती हैं। हेड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। हेड मास्टर साहब की जो डिग्री थी वो यहाँ बेकार हो गई। 1000 भले प्रिंसिपल साहब पा रहे हैं, लेकिन घर को कैसे मैनेज किया जाए ये उनकी मदर ही मैनेज कर पाती हैं, जो ओल्ड एज की हैं, बूढ़ी माँ। यहाँ हेड मास्टर साहब की ऑक्सफोर्ड की एमए की डिग्री बेकार हो गई कि घर कैसे चलेगा। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता था। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे हेड मास्टर साहब, फिर भी 1000 पाने के बावजूद उनका खर्चा नहीं पूरा हो पाता था। कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, तो भाईजान यह करो, दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल नेत्रों से अपने से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, आपको कहने का अधिकार है। तो यहाँ भाई साहब ने कहा कि ज़िंदगी के जो अनुभव होते हैं, रीड राइट और स्पीक जो ज़िंदगी का होता है, वो आदमी पढ़ा हो न पढ़ा हो, पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन ज़िंदगी के बीच रहकर जितने ज़िंदगी के अनुभवों को किया है, जो भी व्यक्ति जीवन के बीच रहकर, ज़िंदगी के बीच रहकर जो ज़िंदगी के अनुभवों को किया है, उसका अनुभव किताबी ज्ञान से बड़ा होता है। ये चीज़ अपने छोटे भाई को बड़े भाई साहब बता रहे हैं। आज मैं नई युक्ति से ये सोचकर छोटे भाई को भी आंखों में आंसू आ गए, और आंसू इतने आए कि आंखें भर गईं आंसुओं से, लेकिन वो गिरे नहीं, लेकिन आंसू आ गए आंखों में कि हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है। छोटे भाई ने भी मान लिया कि आप जो कह रहे हैं मेरे भलाई के लिए कह रहे हैं, और इसमें 100% सच्चाई है कि आप मेरा भला चाहते हैं। किताबें ज़िंदगी का अनुभव नहीं देती हैं। किताबें इसलिए ज़िंदगी का अनुभव नहीं दे पाती हैं कि वो दूसरे के अनुभवों पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। व्यक्ति के स्वयं के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति का जीवन में अनुभव अलग अलग होगा।
तो जीवन के जो अनुभव हैं वो किताबी अनुभव से बड़े होते हैं। जीवन के अनुभव यहाँ ये बड़े भाई साहब सिद्ध कर रहे हैं इस बातों को। बड़े भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली, बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े और मैं उसके पीछे दौड़ रहा था। और भाई साहब जो हैं वो कहते हैं कि जैसे तुम्हें पतंग लूटने का मन करता है तो मुझे भी, मैं भले 5 साल बड़ा हूँ तुमसे, लेकिन मुझे भी पतंग लूटने का उतना ही मन करता है, लेकिन मैं अपने को कंट्रोल करके रखा हूँ। अगर मैं ही नहीं अपने को कंट्रोल करूँ तो फिर तुम्हारी रक्षा कैसे होगी, तुम्हें कौन समझाएगा बुझाएगा। अगर मैं ही गलत राह पे चलूँ तो तुम्हें कौन सही दिशा दिखाएगा। बेतहाशा हॉस्टल की तरफ संयोग कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटकते लड़कों का एक गोल पीछे पीछे। भाई साहब लंबे ही उछल कर उसकी डोर पकड़ लिए और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े और मैं पीछे। और भाई साहब लंबे थे और पतंग आ रही थी, उसकी डोर पकड़ ली भाई साहब ने, लंबे थे छोटे वाले भाई, और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। यहीं पर बड़े भाई साहब जो गद्य विधा में लिखा गया है प्रेमचंद जी का, यहीं तक था। इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कोर्स भी वो स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनकी अपनी मदर टंग हिंदी नहीं होती है, तो उनको कुछ एक्सप्लेनेशन मिल जाए, उनकी जानकारी बढ़ जाए, इस उद्देश्य से मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। धन्यवाद।